वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम यहाँ सभी अभ्यर्थियों को हिंदी विषय का अध्ययन कराने वाले हैं, जिसमें आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी अभ्यर्थी हैं का लक्ष्य है पूरे 25 नंबर का। जी हाँ, यहाँ पर आपके 25 नंबर पूरे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से एंड तक पूरा देखें और अपने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करें। यहाँ पर आप सभी को बता दें, जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर और अपने करते हैं सभी प्रश्नों का अध्ययन। आप सबको बता दें, आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर देखिए 1। इसमें दिया है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो आपको बताना है आ में 4, बा में 6, सा में 5 और दा में 11। यहाँ पर आपकी अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, तो आपको आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी पर टिक कर देना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 2। इसमें आपका हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो आपको बताना है हिंदी भाषा में स्वरों की कितनी संख्या है। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, आ में 8 और बा में 11, सा में 12 और दा में हो गया आपका 14। लेकिन यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। जी हाँ, स्वरों की संख्या होती है 11। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 3। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है 33, 41, 40 या 36। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आ जाएगा आ वाला। जी हाँ, 33। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 4। इसमें पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो स्वर है, व्यंजन है, ध्वनि है या वर्ण है। यहाँ पर भाषा की महत्वपूर्ण इकाई आपकी हो गई वर्ण। जी हाँ, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा गया है भाषा व्यक्तित्व के साधन है। तो आपको बताना है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आभाषा दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा है। बोलकर, सुनकर और लिखकर पढ़कर ये दोनों ही हैं। आ और बा दोनों सही हैं, तो यहाँ पर आपका सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 6। इसमें पूछा गया है वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि वर्ण बा का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत है, तालव्य है, ओष्ठ है या कंठ है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, वा का हो जाएगा ओष्ठ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका है 7। इसमें पूछा गया है वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ण ला का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओष्ठ, दंत, तालव्य या कंठ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। ला का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, तो यहाँ पर सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा गया है 8। इसमें पूछा गया है निम्न में से ध्वनि ह्रस्व ध्वनि है। तो आपको बताना है ए, आ, औ या ई। इसमें आपके ह्रस्व ध्वनि कौन सी है। इसमें दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, ई आपकी जो है ह्रस्व ध्वनि है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 9। इसमें पूछा गया है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आपको बताना है ह्रस्व स्वर निम्न में से क्या नहीं है। आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ या बड़ा आ। तो आपको बताना है निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दा, क्योंकि आपका छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ ये सब ह्रस्व स्वर में आते हैं। बड़ा आ दीर्घ स्वर में आता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 10। इसमें पूछा गया है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, आभाषा दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा। जी हाँ, आभाषा दोनों के द्वारा। यहाँ पर आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 11। इसमें पूछा गया है ध्वनि के नियमों का प्रकार प्रारंभ किया। तो ध्वनि के नियमों का प्रारंभ किसने किया। आपको बताना है ग्रासमन ने या
ग्रियर्सन ने या भोलानाथ तिवारी ने या चाक्सकी ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, बा वाला आपका राइट आंसर है, नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 12। इसमें आ गया हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। यहाँ पर आपकी 3 है, 12 है, 18 है या अनगिनत है। तो यहाँ पर हिंदी में कितनी बोलियां हैं, आपका हो गया 18। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 13। इसमें पूछा गया है वर्ण द या दा प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। तो आपको बताना है यहाँ पर घा, दया या धा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, धा, दा और या मिला के बनता है धा। ये मिश्रित वर्ण भी है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 14। इसमें पूछा गया है जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वर, व्यंजन, आवाज़ दोनों या वर्णमाला। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा स्वर। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 15। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन असत्य है। तो इसमें असत्य जो पूछा गया है, इसमें आपका जो है ताओष्ट व्यंजन है, ये वाला असत्य है। जी हाँ, तो आपका आ वाला बिल्कुल राइट है, ताओष्ट व्यंजन नहीं है। आगे देखिए, आपका प्रश्न संख्या हो गई 16। इसमें पूछा गया है च वर्ग है। तो आपको बताना है तालव्य, दंत ओष्ठ या दंतोष्ठीय। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ। जी हाँ, तालव्य, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, या वा, रा, ला या हुआ। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, ला जो है पार्श्विक वर्ण है, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या होगी 18। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो यहाँ पर या वा हो गया, अड़ा डा हो गया, या भा मा हो गया, सा शा शाहा हो गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा वाह। जी हाँ, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डाड़ा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 19। इसमें पूछा गया है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या व्यंजन या स्वर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आ। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 20। इसमें पूछा गया है छा का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से होता है। तो का, शा, खा, धा या का, शा, का, खा या चा, धा, चा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ वाला। जी हाँ, का और शा मिला के बनता है छा। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका है 21। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, या, रा, ला, मा। तो यहाँ पर आपका जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है वह हो जाएगा आपका मा। जी हाँ, या, रा, ला, ये आपके एक ही सीरीज के व्यंजन हैं। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। तो का वर्ग से या टा वर्ग से, पा वर्ग से या चा वर्ग से। तो स्पर्श संघर्षी किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका चा वर्ग। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सा वाला राइट आंसर है, चा वर्ग को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 23। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। और यहाँ पर आपको 4 तरह से शब्द दिए हुए हैं। एक तो आपका हो गया रेणु, रेणु और रेणु और रेणु। तो यहाँ पर आपका दा वाला, सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सा वाला है, रेणु। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या हो गई आपकी 24। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो ए या वा या च, छ या त, था। तो यहाँ पर
आपको बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा आ। जी हाँ, ए ये आपका कंठ और तालव्य है। तो यहाँ पर आपका आ वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 25। इसमें पूछा गया है अ का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है ओष्ठीय, दंतोष्ठीय या दंत्य या तालव्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा आ वाला। ओ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 26। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्पर्श संघर्षी है। तो आपको बताना है का, चा, हा, पा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आ। जी हाँ, का स्पर्श संघर्षी है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 27। इसमें पूछा गया है ब का उच्चारण स्थान है। तो दंतोष्ठीय, ओष्ठीय या फिर दंत या तालव्य। तो यहाँ पर आपका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठीय। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन संख्या है 28। इसमें पूछा गया है फा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है कंठ, तालु या फिर ओष्ठ या दंत। तो यहाँ पर आपका जो है 28 का सा वाला बिल्कुल सही है। फा का हो जाएगा ओष्ठ। आगे देखिए, आपकी जो प्रश्न संख्या है 29। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको पता होगा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन क्या नहीं है। शा, पा, सा, रा। इसमें आपका जो ऊष्म व्यंजन नहीं है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, रा आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो दा वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 30। इसमें पूछा गया है संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त स्वर क्या है। आ, ई, उ, ऋ या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ या ओ। इन या आवाशा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर कौन से हैं आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो है बा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 31। इसमें पूछा गया है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको बताना है 4, 5, 6, 4, 7। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर आपका वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है 4। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन संख्या हो गई 32। इसमें पूछा गया है वर्णशाह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, आवा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आवा, दोनों। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन संख्या हो गई आपकी 33। इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। 53, 52, 51 या 50। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा। जी हाँ, 52, 52 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 34। इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 35। इसमें पूछा गया है हंस पद का चिन्ह है। तो आपको बताना है यहाँ पर हंस पद का चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाला जो चिन्ह होता है हंस पद का चिन्ह होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका प्रश्न संख्या हो गई 36। इसमें पूछा गया है अर्ध समृद्ध स्वर है। तो आपको बताना है क्या है। ए, ओ, ई, आ या आ। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा वा, ए, ओ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 37। इसमें पूछा गया है कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क या दवात। यहाँ पर कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसका सही प्रयोग आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, ख, ख, ड़, ये आपका जो वर्ण है ये कंठ से निकलता है।
तो यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, डा, ड़ा। इसमें आपकी मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दा। आगे देखिए, आपकी प्रश्न संख्या हो गई 39। इसमें पूछा गया है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तालव्य के, दंत के, काठे या ओष्ठ। तो आपको बताना है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, दंत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 40। इसमें पूछा गया है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है। तो आपको बताना है दंत और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है फा और बा। ये आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 41। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? का, खा, गा, ड़ा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 42। इसमें पूछा गया है निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो इसमें आपका हो गया छात्र, गया और रे। तो यहाँ पर आपका जो री है ये अलग है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 43। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही अड़ा डा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है? यहाँ और पहला हो गया आपका बा वाला आपका हो गया पहला, तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, ये भी आपका नहीं सही है। आगे देखिए, आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपका आएगा सा। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपका हो गया 44। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो आपका यहाँ पर जो है बा, परीक्षा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है और सही शब्द है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपका हो गया 45। इसमें पूछा गया है उपकार का विलोम है। तो आपको बताना है उपकार का विलोम हो गया अपकार। जी हाँ, अपकार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है दा वाला। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आगे आ गई आपकी 46। इसमें पूछा गया है ऐश्वर्य का विलोम है। तो आपको बताना है ऐश्वर्य का विलोम कौन सा है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, वैभव, अनैश्वर्य या विलासिता या दरिद्रता। तो ऐश्वर्य का विलोम आपको बता देना है बा वाला। जी हाँ, अनैश्वर्य, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 47। इसमें पूछा गया है आपका ओजस्वी का विलोम क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, निस्तेज। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 48। इसमें पूछा गया है करुण का विलोम क्या है? तो आपको करुण का विलोम यहाँ पर बता देना है जो आपका इसमें आपका निष्ठुर। जी हाँ, करुण का विलोम आपका हो जाएगा निष्ठुर। तो सा वाला इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 49। इसमें पूछा गया है कृत्रिमिक का विलोम है। तो आपको बताना है कृत्रिमिक का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक, ये आपका कृत्रिमिक का विलोम है। तो आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 50। इसमें पूछा गया है अभिज्ञान का विलोम है। तो आपको बताना है तज्ञ, अज्ञ या चतुर या प्रज्ञ। यहाँ पर आपका अभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अज्ञ। जी हाँ, ये बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 51। इसमें पूछा गया है इष्ट का विलोम है। तो शत्रु हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, अनिष्ट हो गया या विरोधी हो गया। तो यहाँ पर इष्ट का विलोम जो है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अनिष्ट। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 52। इसमें पूछा गया है लघु का विलोम है। तो आपको बताना है लघु का विलोम क्या है? भारी हो गया, बड़ा हो गया, गुरु हो गया, वजन हो गया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा।
लघु का गुरु। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 53। इसमें पूछा गया है पर्वत का समानार्थी है। तो यहाँ पर पर्वत का समानार्थी क्या है आपको बताना है। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कुट, कूट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 54। इसमें पूछा गया है विरोध का विलोम है। तो आपको बताना है सहायता, सहमत या अनुरोध या समर्थन। यहाँ आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है जो 55, 54 क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। तो 55 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है दिन का विलोम है। आपको ये पता ही होगा। आ वाला आंसर बिल्कुल आपका सही है। दिन का विलोम आपका हो जाएगा रात। ये आपके जो और ऑप्शन है ये आपके रॉन्ग है। राइट आंसर आपका जो है वह आ है, क्योंकि दिन का विलोम होता है रात। आप सभी को पता ही होगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है आनंद का पर्यायवाची है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको यहाँ पर आ में दिया है स्पर्धा, और बा में दिया है सहकार, सा में दिया है प्रमोद, और दा में दिया है प्रमाद। तो यहाँ पर जो आपका आनंद का विलोम होगा वह होगा आपका जो राइट आंसर है बा वाला। जी हाँ, आनंद का विलोम जो हो जाएगा सहकार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 57। इसमें पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची क्या है। तो आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची है महेश्वर है, देवासुर है, या पुंडर है, या फिर महेश्वर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची महेश्वर। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 58। इसमें पूछा गया है तरंग का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है तरंग का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर आपका का में आ गया, आ में आ गया काय, बा में आ गया क्षीण, और सा में आ गया प्राकृतिक, दा में आ गया ऊष्म। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप लोग नोट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर देखिए 58। इसमें पूछा गया है तरंग का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है काय, क्षीण, प्रतिकृति या ऊष्म। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये बताना है कि नहीं है। यहाँ पर आपका जो अनिल जो है, अनिल शब्द, ये आपका बा वाला राइट आंसर है, क्योंकि अनिल शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल होता है, अनिल नहीं होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 60। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो गया पुष्कर, देव, श्रांत या व्योम। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 61। जी हाँ, 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका हो गया महाश्वेता, वीणा पाणि, पद्मा या भारती। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पद्मा जो है
सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 62। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आ वाला है निशाकर, ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आ वाला आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 63। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका हो गया ललाम, चारू, मंजूषा या मंजुल। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सा वाला हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 64। इसमें पूछा गया है ऊर्जा का समानार्थी शब्द है। तो आपको यहाँ पर बता देना है। दा वाला आपका राइट आंसर है। ओज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 65। इसमें पूछा गया है हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है। यहाँ पर आपको बता दें, आपका लगता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका जो है दा वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका है 66। इसमें पूछा गया है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो आप सबको यहाँ पर बता देना है दा वाला, ये जो चिन्ह है ये प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। आप लोग नोट करते चलिए। आगे देखिए, आपका प्रश्न नंबर है 67। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो आपको बताना है वा, ला या फिर रा। तो इनमें से कौन सी ध्वनि आपकी अंतस्थ नहीं है। आपकी हो गई बा। ये आपका आ वाला राइट आंसर है, क्योंकि बा शब्द आपका अंतस्थ नहीं है। या, रा, ला, ये वाह, ये आपके अंतस्थ में आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 68। इसमें पूछा गया है पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। तो आपको बताना है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का या एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 69। इसमें पूछा गया है गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि। ये दोनों ही आपके राइट हैं। तो यहाँ पर आपका सा वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 71। इसमें पूछा गया है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपको बताना है मनन शक्ति का विकास या तार्किक योग्यता का विकास, इन दोनों में क्या है। तो आपका यहाँ पर ये आ वाला भी सही है और बा वाला भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा। आप लोग अच्छे से हर एक प्रश्न को लिखते चलें और अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करें। आगे देखिए, आपका प्रश्न नंबर हो गया 72। तो इसमें पूछा गया है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। तो आपको बताना है लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, इन सब में आपका जो है बा वाला आपका बिल्कुल, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि
यहाँ पर लेखन शिक्षण के प्रमुख विधियाँ पूछी गई हैं। तो लेखन के लिए जो शुद्ध बोला जाता है वही शुद्ध लिखा जाता है, और जो शुद्ध पढ़ा जाएगा वही शुद्ध बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी विधियाँ आती हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 73। इसमें पूछा गया है वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपको बताना है बोलने के कौशल से, पढ़ने के कौशल से, आ ब दोनों से, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता देना है शा वाला। जी हाँ, और बा दोनों सही हैं इसमें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 74। इसमें पूछा गया है ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। तो आपको बता देना है दा, ये आ वाला आपका ह्रस्व स्वर नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 75। इसमें पूछा गया है या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ या द्विगुण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा वा। जी हाँ, या, रा, ला, वा ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 76। इसमें पूछा गया है द्विज शब्द का अर्थ है। तो आपको यहाँ पर बताना है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 77। इसमें पूछा गया है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो आपको बताना है क्या है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है दा वाला आंसर बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 78। तो इसमें पूछा गया है जंगम का विलोम शब्द है। आपको बताना है पुष्ट, स्थावर, स्थिर या पूर्ण। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, स्थावर। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 79। इसमें पूछा गया है अनुग्रह शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर आपको बताना है अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। इसमें पूछा गया है 80। इसमें पूछा गया है अब जिस शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर शंख हो गया, कलम हो गया, कपूर हो गया या उपयुक्त सभी हो गया। यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 81। इसमें पूछा गया है का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, या स्पर्श कहलाते हैं, या संयुक्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा स्पर्श। जी हाँ, का से माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श संघर्षी होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा 82। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। जैसे आपका अधीन हो गया, अधीन हो गया या अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, अधीन। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 83। इसमें पूछा गया है मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं। तो कौन सी उसमें करते हैं आपको बताना है। मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या उपयुक्त सभी में। यहाँ आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, लेखन शिक्षण में।
आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 84। इसमें पूछा गया है 6 संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो आपको बताना है किन वर्णों के संयोग से बनता है। यहाँ पर आपका हो गया का, शा, के, या फिर का, सा, के, या फिर का, जा, के, या फिर का और शा के। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा दा। जी हाँ, का प्लस सा, ये आपका राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 85। इसमें पूछा गया है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आपको बताना है पर्वत का समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है सा, कूट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका हो गया 86। इसमें पूछा गया है विरोध शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। विरोध का विलोम हो जाता है सहायता। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी है 87। इसमें पूछा गया है स, 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 हा व्यंजन कहलाते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा यहाँ पर क्या कहलाते हैं। देखिए, ये संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, द्विगुण व्यंजन भी नहीं है, अंतस्थ व्यंजन भी नहीं है। तो ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 88। यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 88। इसमें पूछा गया है अहि शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ होता है सर्फ। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 90। इसमें पूछा गया है स्थावर का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा दा। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जंगम। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 90। इसमें देखिए लिखा है निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ आपका बा वाला बिल्कुल राइट आंसर है, कुमुदिनी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 91। इसमें पूछा गया है भाषा संसार का नाद्यत्र चित्र है। यह कथन किसका है। तो आपको बताना है किसका है। तो यहाँ पर आपका ये कथन जो है वह है सुमित्रानंदन पंत का। जी हाँ, सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 92। इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है देवनागरी लिपि की विशेषता क्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। यहाँ पर सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकार के लिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इससे संबंध नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 93। इसमें पूछा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आप सबको पता होगा वर्ण। जी हाँ, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 94। इसमें पूछा गया है वर्णमाला का आशय है। तो आपको बताना है किससे है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई आपकी 95। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो आपको बताना है 55, 52, 50 या 48। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा बा। जी हाँ, यहाँ पर आपका
52, ये राइट आंसर है। आप लोग इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 96। इसमें पूछा गया है अड़ा तथा डा वर्ण है, तो आपको बताना है ये कौन से वर्ण है। यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चित वर्ण होते हैं ये। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 97। यहाँ पर पूछा गया है शा का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है शा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो यहाँ पर आपका जो है आ में पूछा गया है ओष्ठ, आ में हो गया ओष्ठ, और बा में हो गया कंठ, और शा में हो गया तालु, और दा में हो गया दंत। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सा। जी हाँ, तालु आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, आपकी क्वेश्चन संख्या हो गई यहाँ पर 98। इसमें पूछा गया है आनंद का विलोम है, तो आपको बताना है आनंद का विलोम क्या है। विष, विषाद, अवनि या अर्पण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विषाद। आनंद का हो जाएगा बा, विषाद। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 99। इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको बताना है यहाँ पर सा वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। श्रृंगार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 100। इसमें पूछा गया है नूतन का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर आपका नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। शा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी होगी 101। इसमें पूछा गया है या वर्ण है, तो आपको बताना है कि या वर्ण कौन सी श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपका या वर्ण जो है वह आता है अंतस्थ की श्रेणी में। जी हाँ, अंतस्थ है। आगे देखिए, आपका प्रश्न संख्या हो गई 102। इसमें पूछा गया है भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है, तो सुलेख से तात्पर्य है शीघ्र लिखने से, सुंदर लिखने से, देखकर लिखने से, या सुलेख शब्द लिखना। यहाँ पर आपका आ जाएगा सुलेख लेखन। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 103। इसमें पूछा गया है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ज्ञा बनता है जा और उआ। आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जा और उआ मिलके ज्ञा बनता है। जी हाँ, ये आपका ज्ञा बनता है इन दोनों वर्णों से, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन हो गया 104। इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर आपका जो सा वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अत्यधिक, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पर आपका जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, तो आपको आज यहाँ से हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसमें पूछा गया है अर्वाचीन और उचित का क्रम विलोम लिखिए, तो यहाँ पर आपका जो है आपका अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन और उचित का हो जाएगा अनुचित, तो यहाँ पर दोनों के विलोम है। ये उत्तर आप लोग नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका दिया है अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखिए, तो यहाँ पर अग्नि का हो जाएगा अनल, पावक और आग। इसी तरह से आपका अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा और सोम, और यहाँ पर गणेश का हो जाएगा लंबोदर, विनायक और गणपति। जी हाँ, इसी तरह से प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया है शब्द एवं पद से क्या आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है
कि शब्द और पद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि वर्ण के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को छंद या पद कहते हैं। तो आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अंश एवं आंश में अंतर बताइए। तो अंश का मतलब होता है कंधा और आंश का मतलब होता है भाग। एक अंश ये आपका एक भाग हो गया। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अज्ञ और उन्मुख शब्द का क्रम विलोम लिखिए। तो यहाँ पर अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ तथा विमुख। जी हाँ, उन्मुख का विमुख। ये आपके बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग इनको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है कि भ्रंग और बिटप शब्द के क्रम सा दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो आपको यहाँ पर दो दो पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर आपका भ्रंग का हो जाएगा मधुप, मधुकर और भ्रमर, भौरा। बिटप का हो जाएगा तरु, पेड़, वृक्ष और पादप। ये सब आपके बिटप के हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी डिक्टेंशन कहा जाता है। डिक्टेंशन और हिंदी में इसको इमला बोलते हैं या सुलेख। तो यहाँ पर अध्यापक बच्चों को जो है कक्षा 5 में ही सुलेख का ज्ञान कराते हैं। और आपको बता दें, सुलेख सुनकर लिखा जाता है। जैसे इसको इमला भी बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं और छात्र इसको सुनकर लिखते हैं। तो इसी को श्रुत लेखन कहा जाता है। आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं और मैंने अपने शब्दों में आपको बता दिया है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो का प्लस सा बराबर छा। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है, आप लोग इसको नोट करें। आगे देखिए, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो समानार्थी शब्द का आशय आपका हो गया, जो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक जो शब्द होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिन्हें, वही समानार्थी शब्द भी होते हैं। आगे देखिए, आपका प्रश्न है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है व्यंजन क्या है। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से निकलने वाली ध्वनि या वायु को गर्म मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराव के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। इसका उत्तर देखिए, हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 कौशल होते हैं। ध्वनि क्या है आपको बताना है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। प्रश्न देखिए, भाषा किसे कहते हैं। तो ध्वनि चिन्हों के स्पष्ट जो होता है समष्ट, उसको भाषा कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो आपको यहाँ पर बता देना है, भाषा निर्माण का ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजन कितने हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, आपको बता देना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, स्वर किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आती है और मुंह से सीधे निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं।
जैसे आपका हो गया छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ा ओ। कुल यहाँ पर 11 होते हैं स्वर, इनकी संख्या 11 पाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि व्यंजन किसे कहते हैं। उत्तर आपको लिख देना है ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है और उसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये आपके हो गए जो मुंह द्वार को बंद करके खोलते हैं और जिनसे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी कहते हैं। ये आपके होते हैं का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है स्पर्श व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जब मुख द्वारा, जब मुंह से बहुत बंद करके इस प्रकार बोला जाता है कि हवा स्थानों को कुछ टकराती हुई चलती है, जैसे चा, छा, जा, झा, तो ये आपके स्पर्श संघर्षी हो गए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया अनुनासिक किसे कहते हैं। जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक द्वार भी खोला जाता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आपका हो गया डा, उआ, ड़ा, ना, मा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जी हाँ, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लुंठित तथा लोडित किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपका हो जाएगा, इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार लुढ़कता है, इसको लुंठित कहते हैं, जैसे रा। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो सकता है और हवा स्वर भी भांति बीच में निकलती है, जैसे या, वा। तो ये आपके अर्धस्वर हो गए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो आपको अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला बता देना है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा ह्रस्वर किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, इनको उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ बता देना है इनकी संख्या 4 होती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि इसमें सुंदर तथा स्पष्ट लिखा जाता है और हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में जो है लिखा गया है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है। तो भावों और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह भाषा के द्वारा होता है, तो भाषा इसका माध्यम है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है प्रश्न देखिए मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है। तो आपको बता देना है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मुख भाषा है, मौखिक भाषा है, मुख से निकलने वाली भाषा। आगे देखिए, आपका हो गया पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान करने वाली भाषा लिखित भाषा हो गई।
ये मौखिक भाषा हो गई, ये लिखित भाषा हो गई। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, ग्रंथ के बीच बचे हुए अंश को प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। वाक्यांश के एक शब्द लिखिए। तो इसके लिए एक शब्द में कहेंगे परिशिष्ट। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो यहाँ पर 4 दक्षताएं हो गई आपकी, पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, भाषा के कितने रूप हैं। तो आपको बता देना है, भाषा के 2 रूप हैं, लिखित रूप तथा मौखिक रूप। लिखित रूप में भाषा के लिखकर बताया जाता है और सामने वाला पढ़कर समझता है। मौखिक रूप में मुंह से बोलकर बताया जाता है और सामने वाला सुनकर समझता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, भाषा किसे कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली भाषा जो है, बातें भाषा कहलाती हैं। आपको बता देना है लिपि क्या है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि वर्ण प्रतीकों की परस्पर भाषा को दृश्य रूप से स्थगित प्रदान करने को लिपि कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बता देना है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो गया कल। तो कल शब्द का अर्थ जो है पिछला दिन या अगला दिन। जैसे आपका हो गया शोर, तो मशीन, सुंदर आदि शब्द हो गए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनका अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर या पानी और भी नामों से जाना जाता है। ये पर्यायवाची होते हैं या समानार्थी होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है। तो आपको बता देना है, यहाँ पर कृष्ण का पर्यायवाची हो जाएगा जनार्दन। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो अर्वाचीन का हो जाएगा नवीन और उचित का हो जाएगा अनुचित। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो आपका यश का हो गया कीर्ति और भास्कर का हो गया सूरज। जी हाँ, ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ और अगले क्वेश्चनों को लेकर। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर प्रश्न जो आपका है वह है, तुकांत शब्द क्या है। आपको बताना है तुकांत शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता हो। जैसे जो आप बोलते हैं उसी तुक में दूसरा शब्द भी आपका आए, उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। नॉर्मल भाषा में मैंने आपको बताया है। आप लोग यहाँ पर देखें, जैसे आपका उदाहरण के लिए लिखा है झोंका, पोका, टोका। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन सभी शब्दों में कुछ ना कुछ उच्चारण में एक जैसा ही वॉइस मुंह से निकल रही है। जैसे आपका हो गया झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा। तो इन सभी की तुक जो है एक जैसी मिल रही है, इसीलिए इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो जैसा कि इसके प्रश्न में ही आ रहा है अनेकार्थी,
तो यहाँ पर आपको बता देना है कि जो शब्द भाषा को संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए, भाषा जो है बहुत सुंदर बनाने के लिए वाक्यों को एक शब्द में व्यक्त करते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे किसी भी भाषा को बोलने के लिए बहुत से शब्दों की ज़रूरत हो और वह हम एक ही शब्द में बोल दें, तो आपका हो गया। जैसे उदाहरण के लिए देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बिना वेतन काम करे, जो बिना पैसे लिए काम करे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अवैतनिक। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा शब्द भी हो गया, जिसकी कोई उपमा ना हो, उसको कहते हैं अनुपम। तो इसी तरह से आपके बहुत से शब्द होते हैं जिनको आप लोग अनेकार्थक शब्द में लिख सकते हैं। आगे देखिए, आपका प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, अंश और आंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा समझ के पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अंश और आंश में जो भेद होता है वह इस तरह से है, आप लोग अंश और आंश दो का उच्चारण एक समान करते हैं, बोलते हैं, परंतु अंश का अर्थ होता है आपका भाग। जी हाँ, अंश का अर्थ क्या होता है? आपका भाग, और अंश का अर्थ होता है कंधा। तो आप लोग यहाँ से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बता देना है कि 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो आपको ये पता ही होगा कि किसी भी वाक्य में अल्प जो विराम है उसका प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे है, राम को जगाओ, तो जगाओ एक शब्द हो गया, उसके बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद हो गया मत सोने दो। इसी तरह से आपका हो गया, राम को जगाओ मत सोने दो, तो जो नीचे ये चिन्ह लगता है, ये चिन्ह आपका अल्प विराम चिन्ह होता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, लेखन के प्रकार बताइए। यहाँ आपको बताना है, लेखन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आपका हो गया सुलेख लेखन, आपका हो गया अनुलेख लेखन, और आपका हो गया श्रुति लेखन। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हम भाषा की ध्वनियाँ होती हैं उनको प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध करते हैं, तो उसी को लेखन कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए। तो आपको यहाँ पर लेखन शिक्षण की विधियाँ बताना है। इसकी कई विधियाँ हैं, जैसे आपका आ गया नंबर 1 में आपकी आ गई जैकार्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। तो यहाँ पर आपकी ये विधियाँ हो गई लेखन शिक्षण की। आगे देखिए, कुछ प्रश्नों का सीरीज और भी है, तो आप लोग यहाँ से इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर लिखा है, वाक्य किसे कहते हैं? इसी तरह के प्रश्न आपके जो है पेपर में आने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी और पेन लेकर अपने नोट्स तैयार कर लें। आपके एग्ज़ाम में ये सारे नोट्स काम आएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि मनुष्य के, या आप ऐसे भी लिखते हो कि हम सबके विचारों की पूर्णता
लिखित या मौखिक रूप को प्रकट करने वाले जो समूह होते हैं उनको वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न आपका है, वाक्य को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर आप परिभाषित करके लिखेंगे तो लिखेंगे, वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। आगे देखिए प्रश्न आपका है, वाक्य के प्रकार लिखिए। तो वाक्य के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है, अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना और व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। आगे देखिए प्रश्न आपका है, एक सफल भाषा शिक्षण के में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आपको बता देना है कि शिक्षक लेखन में निपुण हो और भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाह में वक्ता हो और आपका हो गया शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आपका है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है, अक्षर समूह के दूसरे नाम को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका है, श श श हा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो आपको बता देना है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से जो है रगड़ खाती हुई सीधे बाहर निकलती है, क्या उन्हें गर्म हवा, तो उनको क्या ऊष्म, जैसे आपको गर्म हवा मैंने इसलिए बोला है, यहाँ गर्मी से आपको गर्म हवा से आपको ऊष्म का पता लग जाएगा, तो उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जो रगड़ है उसको संघर्ष और ऊष्म का मतलब होता है गर्म, तो यहाँ पर ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। शा 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 हा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, सुनना, उच्चारण करना, वाचन एवं अभिव्यक्त करना। जैसे राम ने सुना, फिर उसने बोला, उच्चारण किया और गायन किया, उसके बाद बोला और उसके बाद अभिव्यक्त किया। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। तो अनभिज्ञ का हो गया सुविज्ञ और मुक्त का हो गया बंधन। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, छत्र छात्राज्ञा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो आपको पता है ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, ओ और औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ बोलते समय आपका आवाज़ जो है कंठ से आती है और अ बोलते समय ओष्ठ से। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो आपको यहाँ पर बता देना है, ये तीनों अंतस्थ व्यंजन, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे देखिए कुछ और प्रश्नों की सीरीज है, तो आप लोग यहाँ से देखिए। आपका प्रश्न है, अनुस्वार किसे कहते हैं। जी हाँ, आपका प्रश्न है अनुस्वार किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। जैसे आपका हो गया झंडा, यहाँ पे अंक की बिंदी लगेगी, झंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। यहाँ आपको बता दें हम, जहाँ आप बिंदी लगी हुई देखेंगे वहाँ आपका अनुस्वार हो जाएगा, और जहाँ आप चंद्र बिंदी देखेंगे जिस वर्ड पे, वहाँ आपका अनुनासिक शब्द हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग माइंड में अपने बैठा लें। जहाँ बिंदी होती है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है, क्योंकि जितने भी अंक की बिंदी वाले शब्द होते हैं उनमें वायु नाक से निकलती है। इसीलिए जैसे आपका
कंचन हो गया, इसमें आप जब बोल रहे हैं तो नाक से हो गया। और जहाँ चंद्रबिंदी जैसे ऊंट, तो वह आपका अनुनासिक शब्द हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका है लिपि किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे आपका हो गया मुख से उच्चारित ध्वनियों, यहाँ पर थोड़ा लंबा है, मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को क्रमबद्ध रूप से लिखने की प्रक्रिया को लिपि कहते हैं, बहुत साधारण भाषा में। आगे देखिए, आपका प्रश्न हो गया ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है, स स ह। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया ह्रस्वर किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, तो एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आधा समय लगता है, उसे ह्रस्वर कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। जैसे आपका हो गया छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सारे शब्द आपके ह्रस्वर में आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना करना, और अपेक्षा का मतलब होता है आशा, किसी से उम्मीद लगाना या आशा करना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यों के लिए शब्द लिखें। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आप लोग नोट करिए, जिसके नीचे रेखाएं लगाई हों उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके आए हुए भी हैं आगामी परीक्षाओं में। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया आशा शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपका आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आपका हो गया गगन, नभ, आसमान और अंबर। इसी तरह से प्रश्न आपका हो गया ओ और औ के किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये दोनों स्वर वर्ण होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया ऊष्म व्यंजन कितने हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताए थे, यहाँ फिर से बता रही हूँ, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। जी हाँ, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें और नोट कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपका 3 से 4 बार आ चुका है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है संधि एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का हो गया विच्छेद और संयोग का हो गया वियोग। तो यहाँ पर हमने आपके सभी प्रश्नों की जो है सीरीज को कवर कर लिया है। आप सब लोग जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं कोई शंका शिकायत है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस आप लोग इस वीडियो से पहली वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने आपके बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराया है। तो आप लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ते हुए चलें और अपने यहाँ से सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करें और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करें। जो भाई बहन इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से आपके जो 10 भाई बहन पढ़ते हैं उनका भी भला होता है। तो अपने साथ साथ आप दूसरों का भी भला करें और लाइफ में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।